हाँ जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 12th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक का एक नया टॉपिक यानी मैट्रिक्स, जो एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन है। मैट्रिक्स एक्चुअली इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना। अंतर क्या है? डिफरेंस ये है कि ये है सिंगुलर, ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है वो इसका प्लूरल है। ये मैट्रिक्स है। वैसे इस शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जे सिल्वेस्टर। उन्होंने सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 1855 में एक आर्थर कैली नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैट्रिक्स प्रिंसिपल दिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद सारी चीज़ें। अगर आज की बात की जाए तो मैट्रिक्स का बहुत यूज है कंप्यूटर स्प्रेडशीट बनाने में, है ना, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, बजट तैयार करने में, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस में, है ना, और आपका जो आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें भी इस मैट्रिक्स का यूज होता है, ठीक है। तो चलिए मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपके 11th क्लास का रिजल्ट तैयार करते हैं। चूंकि आप लोग 11th पास करके 12th में आए हैं तो उनका रिजल्ट तैयार करते हैं। क्या है? सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी है ना, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और ये मैथमेटिक्स है। और सपोज कीजिए ये कोई स्टूडेंट ए है जिसने हिंदी में आउट ऑफ 100 81 मार्क्स लिए, इंग्लिश में उसके आए सपोज कीजिए 83, 85, 84 एंड 90, है ना। अब भैया मैथ्स में तो ज़्यादा रखने पड़ेंगे, है ना। सब्जेक्ट वो जो बी स्टूडेंट है उसके मार्क्स आए 78, 76, 79, और 74 और 90। चलिए इसके भी 90 हैं। जो स्टूडेंट सी है उसके जो मार्क्स आए वो आए, क्या आए, 68, 85, है ना, 72, 73 और ये 86। चलिए डी स्टूडेंट और ले लेते हैं, और इसके मार्क्स आए 85, 89, है ना, 89, और इसमें लिख दीजिए 87, 92 और 95। ये मार्क्स आए। इन मार्क्स को आपने देखा भी होगा, अगर कभी रिजल्ट बनते हुए देखा है आपने किसी स्कूल में, तो इसी तरीके से अपन रिजल्ट तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, यहाँ मार्क्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरीके से। अब थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, अच्छा गुड लुकिंग दिखने के लिए, गुड लुकिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको एक थोड़ा सा सजा करके लिख देता हूँ 81, 83, 85, 84 एंड 90, ठीक है। 78, 76, 79, 74 और ये 90, 68, 85, 72, 73 and 86, 85, 89, 87, 92 and 95। और चूंकि थोड़ा अच्छा दिखे, स्मार्ट दिखे, तो इसके लिए मैंने इसको एक बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दिया। यानी मतलब यह है कि एक रेक्टेंगुलर एरे सुंदर सा दिख रहा है, सुंदर से दिखने यानी सजा करके रखने को बोलते हैं अपन एरे, ARRAY। और चूंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो ये हो गया रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। आप देखिए ये जो रेक्टेंगुलर एरे है इसमें ये क्या है, ये रो है। ये जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, रो है। ये रो फर्स्ट है ना, ये कौन सी रो है, ये रो सेकंड है ना, ये कौन सी रो है, रो थर्ड है, और ये रो 4 है, ठीक है। जैसे अपन रो वाइज बैठते हैं क्लासेस में, ठीक वैसे ही है। अगर रो 1 फर्स्ट को अपन R1 से रिप्रेजेंट कर दें, रो सेकंड को R2 से रिप्रेजेंट कर दें, रो 3 को R3 से रिप्रेजेंट कर दें, और रो 4 को R4 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा ये देखिए आप इस तरीके से,
जो वर्टिकल हैं, आपको पिलर जैसे दिख रहे हैं, कॉलम जैसे कॉलम बिल्डिंग होती है वैसे ही कॉलम बने हुए होते हैं। तो ये जो पिलर से दिख रहे हैं इनको अपन क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, है ना। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है ना, ये थर्ड कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम है? फोर्थ कॉलम है। अगर हम चाहें तो इसको C1 यानी कॉलम का C, तो फर्स्ट कॉलम है C1, C2, C3 एंड C4, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये 4 बच्चों के मार्क्स हैं और टोटल कितने हैं? अच्छा ये C5, सॉरी ये फिफ्थ कॉलम है और ये क्या हो गया? C5 हो गया। क्या हो गया? C5 हो गया। तो ये जो 4 बच्चों के मार्क्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं वो टोटल कितने हैं? अगर टोटल नंबर्स की बात करें, वैसे टोटल नहीं कि इनका प्लस करके, वैसे काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइप के मार्क्स हैं, है ना। 20 टाइप्स के मार्क्स हैं। तो हमने इसको एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किया है। रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किया है तो रो कितनी है इसमें? देखिए 1 2 3 4, रो कितनी है इसकी? 4 रो है, ठीक है ना, 4 रो हो गई साहब। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, कॉलम कितने हैं? 5 कॉलम हैं। जब इन दोनों के बीच में, रो और कॉलम के बीच में, यहां ये रो है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। रो और कॉलम के बीच में जब हम क्रॉस का निशान लगा देंगे यानी मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, तो ये इस मैट्रिक्स का, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर एरे जो है ना, ये जो रेक्टेंगुलर एरे जो हमने नंबर्स को बड़ी अच्छी तरह से सजा करके रख दिया है, खूबसूरत तरीके से जो दिख रहा है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स कह देते हैं, है ना। और इस मैट्रिक्स में जितनी रो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो हैं, और जो वर्टिकल हैं ये कॉलम्स हैं। पिलर की जैसे खड़े हैं, जैसे मकान बनाते हैं अपन, बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें ऐसे पिलर खड़े होते हैं, कॉलम खड़े होते हैं, है ना, इनको कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। ये रो और कॉलम, रो इंटू कॉलम क्या होता है? रो इंटू कॉलम, ये कहलाता है इसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। अब इसी को एक जनरल डेफिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? अच्छा एक चीज और है, ये जो ऑर्डर है ना, जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 5 यानी 20, 4 इंटू 5 यानी 20, ठीक है ना। कितना हो गया? 4 इंटू 5 यानी 20, 20 इसमें एलिमेंट्स हो गए। यानी इस मैट्रिक्स में जो नंबर्स हैं जिन्हें हम एलिमेंट्स कह देंगे, इनको क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। और मेंबर भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, ये जो ऑर्डर होता है जिसे हम ऑर्डर कह रहे हैं, 4 इंटू 5 यानी रो और कॉलम, ठीक है ना, रो इंटू कॉलम। तो ये जो ऑर्डर होता है ना, इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स को बताते हैं कि ये मैट्रिक्स होता है। अब इसकी जरा डेफिनेशन पढ़ें, तो आइए चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ सेट ऑफ mn नंबर्स, और ये नंबर्स जो है ना रियल और इमेजिनरी हो सकते हैं। mn नंबर्स का मतलब है, जैसे हमने ये 20 नंबर्स लिए थे, ये कितने नंबर लिए थे? 20 नंबर्स लिए थे। तो mn नंबर्स यानी mn का मतलब यहां 20 हो गया। mn नंबर्स रियल और इमेजिनरी, रियल, ये रियल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अरेंजमेंट इन द रेक्टेंगुलर एरे, किसमें? रेक्टेंगुलर एरे। अरेंजमेंट इन द रेक्टेंगुलर एरे of m rows and n columns is called m by n matrix and usually written as this, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए m रोज कैसे हैं और n कॉलम्स कैसे हैं। ये जैसे फर्स्ट रो,
फर्स्ट रो है तो हमने जैसे यहां रिप्रेजेंट किया था वैसे ही यहां हम R1 ले लेते हैं, ये R2 है ना, ये R3, ठीक है ना। और अभी लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे। इसमें देखिए ये जो A11, A12, A13, A1N लिखे हुए हैं, है ना। वैसे तो जो A11, A12, A13, A1N, A21, A22, A23, A2N एंड सो ऑन, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स कहलाते हैं या फिर क्या कहलाते हैं? मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें जो ये लिखा हुआ है जैसे A11 या A12 लिखा हुआ है, A12 लिखा है, इसका मतलब आप A12 नहीं पढ़ेंगे इसको, इसे हम A12, A11, A12, A13, A1N इस तरीके से नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? A12, ठीक है। ये जो सफिक्स में पहला जो लेटर लिखा हुआ है 1, ये रो को बताता है, ठीक है। और ये जो सेकंड नंबर पे लिखा है 2 लिखा है, सफिक्स में ही लिखा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि A12 का मतलब यह है कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कॉलम्स अपन पढ़ चुके हैं पहले कि इनको अपन जो वर्टिकल रूप में लिखे हुए हैं इनको अपन क्या कहेंगे? कॉलम्स कहते हैं। ये कॉलम्स हैं, जैसे C1 है ना, C2 इस तरीके से, ठीक है। आगे भी है C3, ठीक है। तो A12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो ये है ना, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट तो ये हो गया ना, ये 12, ये 12 जो है इसकी पोजीशन बता रहा है। तो ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो यहां देखिए किसी भी एलिमेंट को देखिए, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या है? AM3 यानी M रोज और थर्ड कॉलम, mth रोज का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, mth रोज में थर्ड कॉलम का एलिमेंट AM3, ठीक है ना। तो M क्या है? रो है, और 3 क्या है? कॉलम है। ठीक इसी तरीके से ये लास्ट एलिमेंट है इसका। अब ये सब चीज बताएगा, देखिए क्या बताएगा कि इसमें ये M क्या बताएगा? ये रो को बताएगा, है ना। और ये जो N है वो किसको बताएगा? किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी AMN, M रोज, mth रोज और nth कॉलम का एलिमेंट। तो ये mth रोज हो गई और ये nth कॉलम हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें m रोज है और n कॉलम्स हैं, m रोज है और n कॉलम्स हैं। तो m रोज और n कॉलम्स को, यानी m रोज और m तो रोज हो गई और n क्या हो गए? कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो ये जो रोज और कॉलम्स जितने भी होते हैं किसी मैट्रिक्स में, वो उसका एक ऑर्डर कहलाते हैं। और ऑर्डर को हम हमेशा यहां लिखेंगे m/n। कैसे पढ़ेंगे? m/n। m रोज है और n क्या है? कॉलम्स है, ठीक है। ये जो अंदर लिखे हुए हैं, जैसे कि हमने यहां देखा था 81, 83, 85, 84, 90 जो नंबर्स लिखे थे, उनको हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से ये जो A1, A2, A11, A12 हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी एलिमेंट्स हैं, है ना। मेंबर्स भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं अपन? मेंबर्स। लेकिन जनरली हम एलिमेंट्स ही कहते हैं। और एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंग्लिश अल्फाबेट के जो स्मॉल लेटर्स हैं उनमें लिखते हैं, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स लेते हैं। यानी ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया हमने ए से, तो ये क्या हो गया? मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है वो m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? m/n मैट्रिक्स है। अच्छा, इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम a इज इक्वल टू ये A11, A12 a के रूप में लिए हैं, ठीक है, ये a हो गया। और ये जो सफिक्स में लिखे हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 n इस तरीके से लिखे हैं, इनको हम I और J से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं।
आई और जे, पहला जो सफिक्स में लेटर आई लिखा है वो किसको बता रहा है? रो को बता रहा है। यानी ये जो है ये रो को बता रहा है, और ये जो जे है वो किसको बता रहा है? कॉलम को बता रहा है। ठीक है ना? आई जो है ए आई जे में, आई रो को बता रहा है और जे किसको बता रहा है? कॉलम को बता रहा है। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है? यानी इसमें कितनी रो हैं? एम रो हैं। कॉलम्स कितने हैं? एन कॉलम्स हैं। तो एम बाई एन, ठीक है ना? ये एम बाई एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। अब आई और जे भी तो आपको बताने हैं कि आई और जे क्या है ना? तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है? अच्छा, एम और एन ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि कम से कम रो क्या होगी? 1 होगी। कम से कम कॉलम कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम कितने होंगे? एम और एन। तो ठीक इसी तरीके से यहां आई की जो वैल्यू है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू एम। इसी तरीके से जे क्या हो जाएगा? जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है ना? और यहां आई और जे क्या हैं? ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। क्या हो गया? और ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई कि अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और इमेजिनरी, मतलब दीज नंबर्स कैन बी रियल और इमेजिनरी। ठीक है ना? अरेंजमेंट इन द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड, यानी उन्हें उस तरीके से अरेंजमेंट किया जाए रेक्टेंगुलर एरे में। ठीक है, कैसे? कि एम रो हो और एन कॉलम्स हों, तो उसे हम m बाई एन मैट्रिक्स कहते हैं। पढ़ेंगे कैसे? m बाई एन मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हमने इसको, इससे जो मैट्रिक्स के ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो ये अंदर लिखे हुए हैं A11 A12, इनको हम एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, और इनके जो सफिक्स में लिखा है, तो सफिक्स में जो पहला लेटर लिखा है वो, जैसे AMN या A12 का हमने एग्जांपल लिया था, 1 जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड में लिखा है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी किस रो के किस रो और किस कॉलम में वो एलिमेंट रखा है, बैठा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये MN यानी रो और एन यानी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में जितनी रो होती हैं, ठीक है ना, और जितने कॉलम होते हैं, जितने नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? m बाई n हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर m बाई n है, नोट तो कर ही लिया होगा, m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m बाई n मैट्रिक्स, तो कितना हो जाएगा? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ऊपर लिखता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m बाई n मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे? m इंटू n। उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितनी रो हैं, जितने कॉलम्स हैं, वो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना? वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स किस किस टाइप की होती हैं, वो सारी चीजें अब अपन देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है, अच्छा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी टाइप्स हैं इस मैट्रिक्स के, वो सभी रो और कॉलम पर डिपेंड करते हैं, कि उसमें कितनी रो हैं, कितने कॉलम्स हैं, है ना, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा एक और बात है जो मेन है, वो ये है कि हम यहाँ मैट्रिक्स में अपने इस लेवल पर अपन रियल नंबर्स लेते हैं, और ऐसे रियल नंबर लेते हैं कि मतलब जो जिसकी वैल्यू है, जिस फंक्शन की वैल्यू ऐसे फंक्शन के रूप में भी देखते हैं, तो उस फंक्शन की वैल्यू रियल वैल्यू आए। ठीक है ना? तो चलिए आइए हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स।
नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, है ना। अब उसे अपन रो मैट्रिक्स कहते हैं, ओनली सिंगल रो। अब इसमें देखिए केवल एक रो है। अच्छा, कॉलम कितने हैं? कॉलम देखिए 1 है ना, 2 और ये 3। और हमें यह पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं वो ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम होता है। क्या होता है? रो इनटू कॉलम होता है। तो इसमें रो कितनी है? केवल एक है। रो का मतलब भैया ये नहीं है कि रोना, रो का मतलब ये मत लगा लेना कि रोना नहीं है, हंसना है ना। तो इसमें कितनी रो है? 1 रो है। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो यानी इस मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स का जो इस वाले रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1/3। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम, आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल लेटर जो हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा AIJ, है ना। और किस ऑर्डर का होगा ये? किस ऑर्डर का होगा? 1/n ऑर्डर का, क्योंकि इसमें 1 रो होगी और n जो होंगे वो कॉलम्स होंगे। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड आता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक वैसे ही है जैसे रो मैट्रिक्स है, केवल एक रो, सिंगल रो होना चाहिए। सिंगल रो थी तो उसे अपन रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स की बात की जाए तो केवल एक कॉलम, इसी को कॉलम के रूप में लिख दीजिए। चलिए हमने ये लिख दिया। यानी इसमें तो केवल सिंगल रो थी, इसमें सिंगल कॉलम होगा। तो देखिए कॉलम कितने हो गए? कॉलम केवल एक हो गया। अच्छा, रो कितनी है? R1 है ना, सेकंड रो, और ये थर्ड रो। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? ऑर्डर लिखते हैं रो इनटू कॉलम। तो रो कितनी है इसमें? 3, और कॉलम कितने हैं? 1। तो 3/1 का ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे अपन कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और कॉम्पैक्ट फॉर्म में AIJ, और आपको पता है कि 1/n है ना, रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में लिखते हैं। तो रो कितने हैं? M, कितनी भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 20 50, है ना। और कॉलम लेकिन कितने होंगे? 1 ही होगा। तो AIJ M/1 ऑर्डर का होता है। जो कॉलम मैट्रिक्स होता है वो M/1 ऑर्डर का होता है। रो जो मैट्रिक्स होती है वो 1/n मैट्रिक्स की होती है। ठीक है। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा ये बताइए स्क्वायर क्या होता है? जिसकी साइड इक्वल हो और वो 90 डिग्री का एंगल हो। तो इसमें भी क्या है? हर साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो और साइड से इक्वल हो, यही तो होता है स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है? अब इसमें मैट्रिक्स में जो कुछ है वो उसकी रो और कॉलम पर डिपेंड करता है, रो और कॉलम पर। ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हों, कैसे हों? इक्वल हों। इसमें देखिए ये एक एग्जाम्पल है ना। इसमें कितनी रो हैं? 1, R1, R2 एंड R3। ठीक है। कॉलम कितने हैं? C1 यानी 2 यानी थर्ड कॉलम। तो अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। अगर यानी नंबर ऑफ रोज यानी m और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी n। अगर m और n इक्वल हैं, है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m/n ना लिख करके हम या तो n/n लिखें या फिर क्या लिख सकते हैं? m/m। ठीक है ना, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है।
अब जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स, यानी रो और कॉलम इक्वल हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3x3, यानी ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। ठीक है ना? अगर हम इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? या तो m/m लिखिए, और क्या लिख सकते हैं? n/m। ठीक है ना? अच्छा, ये जो देखिए, अगर मैं इसको एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूं, बड़ा ही आसान है सब कुछ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, यानी ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम इक्वल हैं। अब देखिए, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये डायगोनल है। आप जानते हैं स्क्वायर में इस तरीके से, अगर ये स्क्वायर है तो ये क्या कहलाता है? ये इसका डायगोनल कहलाता है। डायगोनल कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो इसी तरीके से ठीक A11, A22, A33 ये कहलाते हैं, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और ये जो A11, A22, A33, यानी देखिए सफिक्स में जो दोनों नंबर लिखे हैं वो इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं, 11, 22, 33। ठीक है ना? ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी A11, A22, A33 आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। क्या है कि जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अब जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि भैया स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि उसमें रो और कॉलम्स सेम होंगे, मतलब सेम नंबर होंगे। ठीक है ना? कैसे होंगे? सेम नंबर्स होंगे। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो जाता है इसका मतलब यह है कि रो और कॉलम्स की संख्या इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हों, बाकी सभी एलिमेंट्स कैसे हों? जीरो हों, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसे? डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके, है ना, बाकी सारे एलिमेंट्स यानी बाकी सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना? अब ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो 3x3 है ही इसका। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगर अब देखिए क्या चीज हो गई भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे कि भाई उसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर होगी, इक्वल होगी। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी कैसे हो? जीरो हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि वो मैट्रिक्स पहले कैसा हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कैसा हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है ना? तब वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब देखिए, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स
देखिए कितना चीज इंटरेस्टिंग है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बोला तो इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि प्रिंसिपल मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सब जीरो होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स के ये जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों, इक्वल हो गए सब। अब ऐसा नहीं है कि 2 2 2 ही हो, 3 3 3 हो सकते हैं, 4 4 4 हो सकते हैं, 5 5, कोई भी नंबर इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ऐसे, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। अब आप ये मत समझना कि सर तो 3/3 ले रहे हैं, चलिए 2/2 ले लेते हैं, 4 0 0 4, है ना, ये 2/2 का हो गया, ठीक है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स सेम हों, देखिए सेम हैं, इसे कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे उसे, हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो उसे अपन स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, केवल 1 हो, है ना, 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। कैसा मैट्रिक्स कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं, और क्या कह देते हैं इसे, यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं, ठीक है। और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, 1 के रूप में हो, यानी 1 1 1, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा इसका ऑर्डर देखिए आप कितना है, 3/3 है। क्यों है 3/3, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, 1 2 और ये 3R3। कॉलम्स कितने हैं, वही कॉलम है C1 C2 एंड C3। तो 3/3 का है, इसीलिए हम इसे I3 से रिप्रेजेंट करेंगे। I3 का मतलब है कि 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, 2/2 है तो ये हो गया 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको लग रहा होगा कि 1/1 का भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 1/1 का। 1/1 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम सिर्फ यहां 1 लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। I = 1 यानी 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1/1, ठीक है। तो देखिए अब इसमें एक चीज नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स है उसको हम, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कब कहेंगे, जब ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 के रूप में आ जाए, 1 1 1 यहां, यानी 1 1 1 हो जाए, ये 4 4 की जगह 1 1 हो जाए, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, कब तक, तब तक जब तक ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट हैं वो सेम नहीं हो जाएं। अगर सेम हो जाएंगे और 1 नहीं हो तो हम इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये 1 1 हो गए, क्या हो गए,
1 1 2 3 4, 2 3 4 की जगह जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4 हो गए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इसकी जगह 1 1 1 हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। हाँ जी, अब है, अगर मान लीजिए जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, उसको छोड़ करके अगर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं तो उसे अपन डायगोनल मैट्रिक्स कह देते हैं, है ना। डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो अगर इक्वल होते हैं तो उसे अपन स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं, और अगर 1 के रूप में होते हैं तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देते हैं। अगर सारे एलिमेंट्स ही जीरो हों, किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हों, है ना, जैसे ये है, ठीक है, सपोज कीजिए ये है, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और इसे हम ऐसे, ये जीरो ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स। और अच्छा, इसका ऑर्डर भी है, ये कितना ऑर्डर है, देखिए रो कितनी है इसमें, 1 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, ये 2/3 का है, ये कितने का है, 2/2 का है। आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स की जहां तक बात है, ठीक है ना, क्वेश्चन में कई बार क्या लिखा होता है कि जैसे जीरो लिखा होता है, केवल ओ लिखा होता है, ठीक है, या फिर I2 लिखा होता है, या फिर I3 लिखा होता है ना। तो हमें जैसी जरूरत पड़ती है हम देख लेते हैं कि इसके ये से क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दे रखा है वो किस ऑर्डर का है, जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का हम जीरो मैट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन में कहीं किसी में 2/3 का दे रखा है ना, अगर 2/3 का दे रखा है तो फिर आपको जीरो मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का बनाना होगा, 2/3 का, अपने आप बनाना है, वेल नोन होता है ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है और उसमें I लिखा हुआ है, या I2 लिखा है, या I3 लिखा है, और स्क्वायर मैट्रिक्स वो 2/2 का है या 3/3 का है, तो हम अपने आप अपनी तरफ से 2/2 का मैट्रिक्स बनाएंगे। और अगर वो 3/3 का दे रखा है तो हम 3/3 का अपनी तरफ से बना लेंगे। और केवल I लिखा है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही बताएगा। तो फिर हमें क्या करना है कि अगर ये जैसे मैट्रिक्स दे रखा है और मान लीजिए 3/3 का है, तो आपको बिना कहे अपने आप जरूरत पड़ने पर 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बना लेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स 2/2 का दे रखा है और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत है, तो आप अपने आप 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो इस जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है वैसे ही जीरो मैट्रिक्स बनाना है। क्वेश्चन में जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसे उसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया जीरो मैट्रिक्स। अब है इसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है भैया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस? देखिए, मैट्रिक्स इक्वल क्या होते हैं, है ना। और मैट्रिक्स में जहां तक बात हो तो दो मैट्रिक्स अगर आपके पास A और B हैं तो भैया ये तभी इक्वल होते हैं जब पहली बात दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों। दोनों मैट्रिक्स कैसे ऑर्डर के हों, सेम ऑर्डर के हों। यानी अगर जो मैट्रिक्स A है वो m/n ऑर्डर का है तो जो B है ना ये भी m/n ऑर्डर का होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होना चाहिए, ठीक है ना। तो बोथ द मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है क्या है कि दोनों मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर के होंगे
जैसे ये है, एक और बना देते हैं, ये है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है, क्योंकि 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, है ना। ये भी 2/3 का है, ठीक है। और यानी सेम ऑर्डर के हों। दूसरी बात, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है क्या है कि फर्स्ट रो, अभी बात करते हैं, जरा ये बना दें, हाँ ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, उसमें भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम होना चाहिए। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है, और इस मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है ना, सेम होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी के, जैसे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। इसी तरीके से इस रो के लिए, तब ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए दोनों मैट्रिक्स है ना, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। बोथ द मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर। देखिए आप, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ये m/n, ये m/n, सेम ऑर्डर, है ना। और दूसरा क्या है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो भी कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल। कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? उन मैट्रिक्स की हम इक्वलिटी कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और बी मैट्रिक्स ये है, और मैं ये कहता हूं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हों, तो ए और बी की वैल्यू बताइए कि ए और बी की, स्मॉल ए और स्मॉल बी। चलिए एक्स और वाई ले लेते हैं। ए और बी से हम बार बार कंफ्यूज होंगे कि ये ए है या ये ए था, ठीक है ना। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी? तो पहले तो हमें, अच्छा ये दोनों कैसे मैट्रिक्स दे रखे हैं? इक्वल मैट्रिक्स हैं, सेम मैट्रिक्स हैं। ए और बी की वैल्यू हमें बतानी है, वो एक्स और वाई की। तो देखिए, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम हैं, दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं? सेम हैं, तो यानी इक्वल हैं। y3 6 5 4 7, है ना, इक्वल हैं। तो एक तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर है भैया, ये 2/3 का है, ये भी 2/3 का है, तभी तो इक्वल दे रखे हैं। अब जब 2/3 का सेम ऑर्डर का है, सेम इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो देखिए 2 तो y के इक्वल होगा, और x किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कितना आ गया? x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। ये है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। नोट कीजिए,